नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जहां हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत सफर पर, ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर मानव सभ्यताओं की कहानियों तक। पृथ्वी के जीवन में अगले महान काल कैनोज़ोइक काल का आरंभ उथल-पुथल और अत्यधिक ज्वालामुखी गतिविधि का काल था। इसी काल में आल्प्स और हिमालय के विशाल द्रव्यमान और रॉकीज व एंडीज की पर्वतीय रीढ़ उभरी और हमारे वर्तमान महासागरों और महाद्वीपों की खुरदरी रूपरेखाएं उभरी। विश्व का मानचित्र आज के मानचित्र से पहली बार थोड़ा सा सादृश्य प्रदर्शित करने लगा है। अब अनुमान लगाया जाता है कि कैनोज़ोइक काल के आरंभ से लेकर वर्तमान समय तक 40 से 80 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। कैनोज़ोइक काल के आरंभ में विश्व की जलवायु कठोर थी। यह आमतौर पर तब तक गर्म होता रहा जब तक कि प्रचुरता का एक नया चरण नहीं आ गया, जिसके बाद परिस्थितियां फिर से कठिन हो गईं और पृथ्वी अत्यधिक ठंडे चक्रों हिमयुगों की एक श्रृंखला में प्रवेश कर गई, जिनसे अब ये धीरे धीरे उभर रही है। लेकिन वर्तमान में हम जलवायु परिवर्तन के कारणों के बारे में पर्याप्त रूप से नहीं जानते हैं कि हमारे सामने आने वाली जलवायु परिस्थितियों में संभावित उतार चढ़ाव का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हो सकता है कि हम बढ़ती धूप की ओर बढ़ रहे हों या एक और हिमयुग की ओर बढ़ रहे हों। ज्वालामुखी गतिविधि और पर्वतीय द्रव्यमानों का उत्कर्ष बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, हमें नहीं पता। हमारे पास पर्याप्त विज्ञान का अभाव है। इस काल के आरंभ के साथ घास दिखाई देती है। दुनिया में पहली बार चारागाह है और कभी अस्पष्ट रहे स्तनधारी प्रकार के पूर्ण विकास के साथ कई दिलचस्प चरने वाले जानवर और मांसाहारी प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं जो इनका शिकार करते हैं। शुरुआत में ये प्रारंभिक स्तनधारी उन महान शाकाहारी और मांसाहारी सरीसृपों से कुछ ही विशेषताओं में भिन्न प्रतीत होते हैं जो पहले फले फूले और फिर पृथ्वी से लुप्त हो गए। एक लापरवाह पर्यवेक्षक ये मान सकता है कि गर्मी और गर्मी के इस दूसरे लंबे युग में जो अब शुरू हो रहा था, प्रकृति केवल पहले को दोहरा रही थी, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी स्तनधारी शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर के समानांतर थे और पक्षी टेरोडैक्टाइल की जगह ले रहे थे, इत्यादि। लेकिन ये पूरी तरह से सतही तुलना होगी। ब्रह्मांड की विविधता अनंत और निरंतर है। ये अनंत काल तक आगे बढ़ता है। इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता और कोई भी समानता पूरी तरह से सच नहीं है। कैनोज़ोइक और मेसोज़ोइक काल के जीवन के बीच अंतर समानताओं से कहीं अधिक गहरा है। इन सभी अंतरों में सबसे बुनियादी अंतर दोनों अवधियों के मानसिक जीवन में निहित है। यह अनिवार्य रूप से माता-पिता और संतान के निरंतर संपर्क से उत्पन्न होता है, जो स्तनधारी और कुछ हद तक पक्षी जीवन को सरीसृप के जीवन से अलग करता है। इसका मानसिक जीवन, जैसा कि यह है, अपने अनुभवों से शुरू और खत्म होता है। ये अपने साथियों के अस्तित्व को सहन कर सकता है, लेकिन उनसे कोई संवाद नहीं करता, कभी उनकी नकल नहीं करता, उनसे कभी नहीं सीखता, उनके साथ कोई संबंध रखने योग्य कार्य करने में असमर्थ है। इसका जीवन एक अलग थलग व्यक्ति का जीवन है। लेकिन बच्चों के दूध पीने और पालन पोषण के साथ जो नए स्तनधारी और पक्षी वंश की विशेषता थी, अनुकरण द्वारा सीखने, संवाद करने, चेतावनी भरी आवाज़ों और अन्य समन्वित क्रियाओं द्वारा पारस्परिक नियंत्रण और निर्देश की संभावना उत्पन्न हुई। एक सीखने योग्य प्रकार का जीवन दुनिया में आ गया था। कैनोज़ोइक काल के प्रारंभिक स्तनधारी मस्तिष्क के आकार में अधिक सक्रिय मांसाहारी डायनासोर से थोड़े ही बेहतर थे, लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक काल की ओर बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि स्तनधारी जानवरों की प्रत्येक जाति और जाति में मस्तिष्क क्षमता में निरंतर सार्वभौमिक वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए, हम अपेक्षाकृत प्रारंभिक अवस्था में गैंडे जैसे जीवों का प्रकटन इस काल पाते के हैं। प्रारंभिक विभाजन में एक प्राणी टाइटैनोथेरियम पाया जाता था। ये अपनी आदतों और जरूरतों में संभवतः आधुनिक गैंडे जैसा ही था, लेकिन इसकी मस्तिष्क क्षमता अपने जीवित उत्तराधिकारी की मस्तिष्क क्षमता का 10वां हिस्सा भी नहीं थी। प्रारंभिक स्तनधारी संभवतः दूध पिलाते ही अपनी संतानों से अलग हो जाते थे, लेकिन एक बार आपसी समझ विकसित हो जाने के बाद इस संगति को जारी रखने के बहुत अधिक लाभ हैं। और वर्तमान में हम कई स्तनधारी प्रजातियों को एक सच्चे सामाजिक जीवन की शुरुआत प्रदर्शित करते हुए और झुंडों, समूहों और समूहों में एक साथ रहते हुए, एक दूसरे पर नजर रखते हुए, एक दूसरे की नकल करते हुए, एक दूसरे के कार्यों और चीखों से चेतावनी लेते हुए पाते हैं।
ये कुछ ऐसा है जो दुनिया ने कशेरुकी जंतुओं में पहले कभी नहीं देखा था। सरीसृप और मछलियां निसंदेह झुंडों और झुंडों में पाई जा सकती हैं। वे बड़ी संख्या में अंडे से निकले हैं और समान परिस्थितियों ने उन्हें एक साथ रखा है। लेकिन सामाजिक और सामूहिक स्तनधारियों के मामले में ये जुड़ाव केवल बाहरी ताकतों के समुदाय से उत्पन्न नहीं होता है। ये एक आंतरिक आवेग द्वारा कायम रहता है। वे केवल एक दूसरे के समान हैं और इसलिए एक ही समय में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। वे एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसलिए एक साथ रहते हैं। सरीसृपों की दुनिया और हमारे मानव मन की दुनिया के बीच ये अंतर ऐसा है जिसे हमारी सहानुभूति पार नहीं कर पाती है। हम अपने भीतर सरीसृप के सहज उद्देश्यों, उसकी भूख, भय और घृणा की तीव्र सीधी तात्कालिकता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें उनकी सरलता में नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हमारे सभी उद्देश्य जटिल हैं। हमारे उद्देश्य संतुलन और परिणाम हैं, सरल तात्कालिकता नहीं। लेकिन स्तनधारियों और पक्षियों में आत्मनियंत्रण और दूसरों के प्रति विचारशीलता, एक सामाजिक आकर्षण, एक आत्मनियंत्रण होता है जो अपने निम्नतम स्तर पर हमारे अपने ढंग का होता है। परिणाम स्वरूप हम लगभग उनमें से लगभग सभी प्रकार के जीवों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। जब वे कष्ट में होते हैं तो वे चीखते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जो हमारी भावनाओं को जगाती हैं। हम पारस्परिक पहचान के साथ उन्हें समझदार पालतू बना सकते हैं। उन्हें हमारे प्रति आत्मनियंत्रण के लिए वश में किया जा सकता है, पालतू बनाया जा सकता है और सिखाया जा सकता है। मस्तिष्क की वो असामान्य वृद्धि जो कैनोज़ोइक काल का केंद्रीय तथ्य है, व्यक्तियों के एक नए संचार और अन्योन्यता का प्रतीक है। ये हमारे मानव समाजों के विकास का पूर्वाभास कराता है, जिसके बारे में हम जल्द ही बताएंगे। जैसे जैसे कैनोज़ोइक काल आगे बढ़ा, उसकी वनस्पतियों और जीवों की आज की दुनिया में रहने वाले पौधों और जानवरों से समानता बढ़ती गई। बड़े बड़े अनाड़ी यूंटाथेरिस और टाइटैनोथेरिस, एंटिलोडॉन्ट्स और हायराकोडॉन्स, बड़े बड़े अनाड़ी जानवर मानो कुछ भी जीवित न हो, गायब हो गए। दूसरी तरफ विचित्र और अनाड़ी पूर्वजों से लेकर जिराफ, ऊंट, घोड़े, हाथी, हिरन, कुत्ते, शेर और बाघ तक मौजूदा दुनिया के रूपों की एक श्रृंखला निरंतर विकसित हुई। भूवैज्ञानिक अभिलेखों पर घोड़े का विकास विशेष रूप से सुपाठ्य है। प्रारंभिक कैनोज़ोइक काल के एक छोटे से टैपिर जैसे पूर्वज से हमारे पास रूपों की एक पूरी श्रृंखला है। विकास की एक और श्रृंखला जिसे अब कुछ सटीकता से जोड़ा गया है, वो है लामा और ऊंट।